इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12वीं विषय कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व पीसीएमबी यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में इसको विद्युत कहते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और इससे पहले प्रश्न मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उनको मैं पिछली वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन कौन से होने वाले हैं, तो उनको देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न है, विद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं? विद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं और यह कितने प्रकार का होता है? तो मैं विद्युत आवेश वाली परिभाषा पार्ट 3 में कंप्लीट करा चुका हूँ, तो वहाँ से अपन देख लेते हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। तो देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, इसके गुण। वह काल्पनिक रेखाएं जिनसे आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाया जाता है, उसे विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वह काल्पनिक रेखाएं जिनसे आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाया जाता है, उसे विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इसके गुण निम्नलिखित हैं, देखते हैं इसके गुण। गुण नंबर 1, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से तो प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। नंबर 2, विद्युत बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। विद्युत बल रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। नंबर 3, विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि वास्तविक विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। नंबर 4 है, ये रेखाएं चालक की सतह के लंबवत निकलती हैं। विद्युत बल रेखाएं होती है चालक की सतह के लंबवत निकलती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, विद्युत बल रेखाएं तथा चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, समझाइए। या कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2024 में पेपर की आने की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। विद्युत बल रेखाएं तथा चुंबकीय बल रेखाओं में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र की होती हैं। विद्युत बल रेखाएं हैं जो खुले वक्र की होती हैं और चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र की होती हैं। नंबर 2, विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर उपस्थित नहीं होती हैं। विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो चालक के अंदर उपस्थित नहीं होती हैं और चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं जो चालक के अंदर उपस्थित होती हैं। नंबर 3 पॉइंट है, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में होती हैं। विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कौन क्षेत्र में होती हैं, विद्युत क्षेत्र में होती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में होती हैं। नंबर 4 नंबर का पॉइंट है, 4वां पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं और चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं। 5 पॉइंट है, विद्युत बल सदैव विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होता है। विद्युत बल होता है वो विद्युत क्षेत्र के कैसे होता है, अनुदिश होता है, जबकि चुंबकीय बल सदैव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। अगला पॉइंट है, प्रश्न है इंपोर्टेंट प्रश्न, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र किसी विद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उसका प्रभाव होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे कोई विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उसका प्रभाव, जहां तक उसका प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है
उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एफ एरो अपॉन Q0 होता है। इसकी तीव्रता का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखते हैं इसका SI मात्रक क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता SI पद्धति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। SI पद्धति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। बल्कि CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है डायन अपॉन स्थिर कूलम होता है। अगला प्रश्न इसी यूनिट का, यूनिट नंबर 4 का। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इंपोर्टेंट प्रश्न ही बता रहा हूं जो पेपर में आने की पूरी संभावना है। पेपर की दृष्टि से जो प्रश्न आएंगे पेपर में, उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लेकर आया हूं। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? इसके प्रमुख गुण लिखिए, अथवा समविभव पृष्ठ की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले समविभव पृष्ठ हेडिंग करेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र के समान विभव के, किसी विद्युत क्षेत्र के समान विभव के बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र के समान विभव के बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं या इसके गुण निम्नलिखित है। नंबर 1, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समविभव पृष्ठ होते हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। नंबर 2, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। समविभव पृष्ठ होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होता है? समान होता है। नंबर 3, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं होती है वो समविभव पृष्ठ के कैसे होती हैं? लंबवत होती हैं। 4 पॉइंट है, आवेशित गोलीय चालक की सतह एक समविभव पृष्ठ होती है। आवेशित गोलीय चालक की सतह वो एक समविभव पृष्ठ होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल एवं विभवांतर से आप क्या समझते हैं? इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर बताना है। क्या समझते हैं? इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी परिभाषा कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में, एकांक आवेश, कैसा आवेश? एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने पर जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने पर, एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने पर जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस परिभाषा को दूसरे प्रकार से भी परिभाषित किया गया है। एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में, एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है बच्चों, यदि Q आवेश को विद्युत परिपथ चलाने में W कार्य करना पड़ता है तब E बराबर W बटे अपॉन क्या होगा? E बराबर W बटे Q। अब देखते हैं इसका मात्रक होता है बच्चों वोल्ट। क्या मात्रक होता है? वोल्ट मात्रक होता है। अब देखते हैं विभवांतर की परिभाषा और इसका विभवांतर। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे V बराबर W अपॉन Q वोल्ट होता है। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का आशय स्पष्ट करते हुए इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो विद्युत प्रतिरोध क्या है? इसे प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो देखते हैं, किसी विद्युत परिपथ में धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले कारक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले कारक को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से दर्शाते, इसका मात्रक ओम होता है। इसे
समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारा वायर है, क्या है, वायर है, ये तार है, विद्युत धारा का तार, और यहाँ पे हमारा जो ये बल्ब है, एक तरीके का बल्ब, यहाँ से अपन धारा प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे अर्थात लाइट भेजेंगे। तो क्या होगा बच्चों, समझ लीजिए यहाँ से कि विद्युत धारा के मार्ग में यहाँ से ये लाइट गई, तो जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगी, यहाँ पे कोई उपकरण लगा हुआ है, बल्ब है या कोई अन्य उपकरण है, तो उसमें रेजिस्टेंस होता है, जिसे आर से दर्शाते हैं, रेजिस्टेंस, इसको हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध क्या करता है कि उस लाइट को कम करके उस यंत्र तक पहुंच जाता है, तो उसे ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अगर कह सकते हैं किसी विद्युत धारा के मार्ग में डाली जाने वाली रुकावट, क्या, डाली जाने वाली रुकावट को विद्युत का प्रतिरोध कहते हैं, इसे आर से दर्शाते हैं। अब देखते हैं बच्चों कारक कि विद्युत प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। कारक, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1 है चालक की तार की लंबाई पर। विद्युत प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तार का प्रतिरोध है उसकी लंबाई कैसे होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अपन आर समानुपाती एल, यहाँ आर प्रतिरोध और एल चालक तार की लंबाई है, चालक तार की लंबाई है। नंबर 2 पॉइंट है तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अर्थात तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देख सकते हैं आर व्युत्क्रमानुपाती A/1/A। यहाँ है कि यहाँ ए तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है ए। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट आता है तार के ताप पर। विद्युत प्रतिरोध तार के ताप पर निर्भर करता है। विद्युत प्रतिरोध है वो तार के ताप पर भी निर्भर करता है। धात्विक तार का प्रतिरोध उसके ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। धात्विक तार का प्रतिरोध होता है तो उसका ताप बढ़ाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। नंबर 4 तार के पदार्थ पर। विद्युत प्रतिरोध उसके तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, क्योंकि विभिन्न पदार्थों के तारों का प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न पदार्थों के तारों का प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होता है, इसीलिए वह तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। अगला बच्चों अच्छा प्रश्न है, ओम का नियम क्या है, इसकी शर्तें लिखिए। ओम का नियम बच्चों आपसे पूछ लिया है कि ओम का नियम क्या है, इसकी शर्तें, जैसे शर्तें और सीमाएं, दोष या कमियां, ये सारी चीज एक ही है, चाहे कुछ भी पेपर में आ जाएगी। ओम के नियम की शर्तें आ जाए तब अपन ने वही लिखना है, ओम के नियम की सीमाएं आ जाए तो भी वही लिखना है, और ओम के नियम के दोष आ जाए तब भी वही लिखना है, और ओम के नियम की कमियां आ जाए, कमी आ जाए तो भी अपन को वही चीज लिखनी है। तो इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप में परिवर्तन नहीं हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर की कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। कैसी होती है बच्चों, अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे देख सकते हैं यदि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाली धारा I हो तब V समानुपाती I या V बराबर RI। जैसे यहाँ R एक नियतांक है, जैसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। R क्या है, यहाँ पे नियतांक है, जैसे क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जैसे V बराबर R/I, यही क्या है, ओम का नियम है। V बराबर R/I क्या है, ओम का नियम। अब देखते हैं ओम के नियम की शर्तें या सीमाएं या कमियां या दोष। तो ओम के नियम की सीमाएं, कमियां, दोष या शर्तें निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1
ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य होता है। ओम का नियम होता है वो किसके लिए सत्य होता है? धातु चालकों के लिए ही सत्य होता है। नंबर 2, इस नियम में चालक का ताप स्थिर रहता है। इस ओम का नियम होता है जो चालक का ताप कैसा रहता है? स्थिर। नंबर 3, ओम के नियम के अनुसार चालक में विकृति उत्पन्न नहीं होती है। ओम के नियम के अनुसार जो चालक तार होता है उसमें विकृति उत्पन्न नहीं होती है। नंबर 4, चालक की भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट स्थिर होनी चाहिए। चालक की जो फिजिकल स्टेट है, भौतिक अवस्था है, वो कैसी होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी प्रतिरोध तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म क्यों हो जाता है? बताइए। जब किसी प्रतिरोध तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या वह गर्म हो जाता है? क्योंकि उस पर लोड ज्यादा पड़ेगा तो गर्म होगा। इसके आंसर को देखते हैं। जब किसी प्रतिरोधक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन प्रतिरोध में स्वतंत्रता पूर्वक नहीं बहते। जब किसी प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन है वो स्वतंत्रता पूर्वक नहीं बहते हैं। धारा के कारण बहने वाले इलेक्ट्रॉन में अतिरिक्त ऊर्जा होती है। धारा के कारण बहने वाले इलेक्ट्रॉन में अतिरिक्त ऊर्जा होती है। अतिरिक्त ऊर्जा होती है। जब इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से टकराते हैं तब ऊष्मा के रूप में ऊर्जा खर्च होती है। जब इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु से टकराते हैं तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा खर्च होती है, इसीलिए ऊष्मा से प्रतिरोधक तार गर्म हो जाते हैं। इसीलिए ऊष्मा से प्रतिरोधक तार है वो क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। अगला प्रश्न, घरों में विद्युत फिटिंग में प्रयोग होने वाले किन्हीं 4 साधनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। घरों में विद्युत फिटिंग में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं 4 साधन निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है फ्यूज तार। विद्युत फ्यूज उच्च प्रतिरोध टिन और शीशे की बनी मिश्र धातु का बना एक पतला छोटा तार होता है जिसे किसी विद्युत परपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और इसे फ्यूज बॉक्स में रखा जाता है। जब विद्युत परपथ में सुरक्षा सीमा से अधिक भेजी जाती तो इसका उपयोग करते हैं। बच्चों, ये प्रश्न है, इसको आपको केवल कुछ याद करना। विद्युत फ्यूज एक केवल याद करना है, नाम पूछेगा वो कि घरों में प्रयुक्त होने वाले कि नहीं 4 साधनों का प्रयोग वर्णन की, तो आप लिख सकते हैं विद्युत फ्यूज। कृषि के क्षेत्र में विद्युत उपकरणों की भूमिका लिखिए। तो कृषि के क्षेत्र में विद्युत उपकरणों की भूमिका निम्न है। नंबर 1 है विद्युत मोटर की सहायता से कृषि यंत्र थ्रेसर को चलाकर सूखी फसल से भूसा अलग किया जाता है। तो विद्युत मोटर की सहायता से, वो क्या है? विद्युत मोटर लाइट से चलती है, इसीलिए विद्युत मोटर की सहायता से कृषि यंत्र थ्रेसर है उसे चलाकर सूखी फसल को भूसा से अलग किया जा सकता है। नंबर 2, विद्युत मोटरों द्वारा वाटर पंप की सहायता से भूमि से पानी खींचकर सिंचाई की जाती है। विद्युत मोटरों द्वारा, वाटर पंप होता है पानी, तो उससे पानी को निकाला जाता है कुआं से और उसको खेतों में सिंचाई की जाती है। नंबर 3, खाद एवं उर्वरकों का निर्माण कारखानों में विद्युत चालित उपकरणों से किया जाता है। नंबर 4, बीजों की ग्रेडिंग आदि कार्य विद्युत चालित उपकरणों से भी किए जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्यारे बच्चों यूनिट 5 की तरफ। इसी वीडियो में मौसम किसे कहते हैं? किसी विशेष समय पर वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था को मौसम कहा जाता है। जैसे वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायु आदि क्या है? मौसम है। वायुमंडल किसे कहते हैं? किसी भी स्थान के वायुमंडल में मौसम के परिवर्तन की जो दीर्घकालीन अवस्था होती है उसे वायुमंडल कहते हैं। कोहरे पर कृषि पर कोहरे का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखते हैं। चाय एवं कहवा की कृषि को छोड़कर, चाय और कहवा 2 कृषि हैं, उनको छोड़कर सभी फसलों के लिए कोहरा हानिकारक होता है। कोहरा हो जाने से फसलों को सूर्य की किरणों से मिलने वाली नाइट्रोजन गैस नहीं मिल पाती है, जिससे फसल को क्लोरोफिल नामक हरा पदार्थ भी नहीं मिल पाता है, जिससे फसल पीली पड़ जाती है। मौसम विज्ञान वेधशाला में आवश्यक कोई 5 उपकरणों के नाम बताइए। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये
2024 की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है, पेपर में आ सकता है। तो इसमें 5 उपकरण अपन को याद करना है। नंबर 1 है वर्षा मापी, वायु सूचक, वायुदाब मापी, सूर्य प्रकाश मापक, मृदा ताप मापी, अधिकतम एवं न्यूनतम ताप मापी, सिंगल स्टीवेंसन स्क्रीन। मैंने आपको इसमें 7 वेधशालाओं के नाम बताए हुए हैं, लेकिन आपको इसमें से कोई 5 अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है अपना, मौसम एवं ऋतु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो किसी विशेष समय पर वायुमंडल की अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। किसी विशेष समय में वायुमंडल की अवस्था मौसम कहलाती है। और बहुत दिनों की मौसम संबंधी घटनाओं के सार को ऋतु कहते हैं। नंबर 2, मौसम सदैव अस्थायी होता है। मौसम है वो कैसा होता है? अस्थायी होता है। ऋतु के अंतर्गत मौसम काफी समय तक स्थायी रहता है, और ऋतु के अंतर्गत मौसम है जो काफी समय तक स्थायी रहता है। नंबर 3, मौसम ऋतु का एक आंशिक भाग होता है और यह काफी दिनों की एक से मौसम का योग होता है। मौसम वातावरण की घटनाओं पर निर्भर करता है और ऋतु पृथ्वी की गति पर निर्भर करती है। इसका पॉइंट हो गया। इंपोर्टेंट प्रश्न था ये 2024 में, मौसम ऋतु में अंतर। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले 5 कारकों का वर्णन कीजिए। किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले 5 कारक निम्नलिखित है। नंबर 1 है नमी की मात्रा। तो देखते हैं इसमें, ताप के अनुसार वायुमंडल में नमी की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। ताप के अनुसार वायुमंडल में जो नमी की मात्रा है वो घटती बढ़ती रहती है। जैसे आप मान के चलें कि किसी निश्चित ताप पर वायु में नमी की निश्चित मात्रा रह जाती है, ताप के घटने पर नमी की मात्रा बढ़ जाती है तथा ताप के बढ़ने पर नमी की मात्रा घट जाती है। नंबर 2, ताप। ताप का वायुमंडल पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ताप का जो वायुमंडल पर विशेष प्रभाव पड़ता है, ताप कम होने पर ठंड का मौसम हो जाता है। ताप कम होगी तो ठंड का मौसम होगा, और ताप अधिक बढ़ने पर गर्मी का एहसास होता है। वायु की दिशा। वायु की सामान्य दिशा मौसम के अनुकूल रहती है, परंतु वायु की दिशा में अचानक परिवर्तन मौसम को बदल देता है। वर्षा। वर्षा की मात्रा तथा वितरण बहुत अनिश्चित होता है। वर्षा की जो मात्रा और वितरण होता है वो बहुत अनिश्चित होता है। कभी वर्षा ज़्यादा होती है और कभी वर्षा अत्यंत कम। इसका जलवायु पर विशेष प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, वायु की गति। तीव्र अथवा सामान्य गति की मंद हवाएं सामान्य जलवायु में व्यवधान उत्पन्न करती हैं। वायु की गति उचित होनी चाहिए, इसीलिए वायु की गति है वो कैसी होनी चाहिए? उचित होनी चाहिए। वर्षा किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो वायुमंडल से 0.5 mm व्यास से, वायुमंडल से 0.5 mm व्यास से बड़ी बड़ी बूंदें पृथ्वी पर, बड़ी बड़ी बूंदों का पृथ्वी पर गिरना या अवक्षेपण होना वर्षा कहलाती है। वर्षा के द्वारा ही जल पृथ्वी पर पहुंचता है, और वर्षा मुख्यतः निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है संवहनी वर्षा। यह वर्षा गर्म एवं आर्द्र हवाओं की संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठने के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक है बच्चों। इस प्रश्न में इसके अलावा संवहनी वर्षा, इसके 2 प्रकार और हैं, इसको मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। इसके 2 प्रकार कौन कौन से हैं? चक्रवाती वर्षा है, संवहनी वर्षा है, और एक और वर्षा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वर्षा की मुख्य विशेषताएं लिखिए। भारत में वर्षा की मात्रा अनिश्चित रहती है। भारत में जो वर्षा की मात्रा है वो कैसी रहती है? अनिश्चित रहती है। कभी कभी औसत से अधिक मात्रा होती है, जिसे बाढ़ कहते हैं। कभी कभी औसत से ज़्यादा वर्षा की मात्रा हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। नंबर 2, भारत में मानसून व वर्षा का प्रारंभ कभी जल्दी तो कभी देर से होता है। नंबर 3, भारत में वर्षा का लगभग 75% भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा होता है। नंबर 4, भारत में वर्षा मूसलाधार होती है, जिससे मृदा कटाव अधिक होता है। भारत में जो वर्षा है वो कैसी होती है? मूसलाधार होती है, जिससे मृदा कटाव अधिक होता है। भारत में वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती चली जाती है।
पूर्व से पश्चिम की ओर जो वर्षा क्या होती जाती है, घटती चली जाती है। अगला पॉइंट, मौसम तथा जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसी विशेष समय पर वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था को मौसम कहते हैं और मौसम की दीर्घकालीन अवस्था, दीर्घकालीन औसत वायुमंडली को वायुमंडल जलवायु कहते हैं। नंबर 2, मौसम अल्पकालीन होता है और जलवायु दीर्घकालीन होता है। नंबर 3, मौसम का अध्ययन मौसम विज्ञान कहलाता है जबकि जलवायु का अध्ययन जलवायु विज्ञान कहलाता है। नंबर 4, यह वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था को दर्शाता है। मौसम वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था को दर्शाता है, जलवायु वायुमंडल की दीर्घकालीन अवस्था को दर्शाता है। नंबर 5, कृषि संबंधी कार्य मौसम पर निर्भर कर रहती है और फसलें जलवायु के आधार पर की जाती हैं। अगला प्रश्न, ऊष्मा तथा ताप में अंतर बताइए। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो गर्म तथा ठंडा का एहसास कराती है और ताप किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप होती है। ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक होता है कैलोरी, ताप का व्यवहारिक मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मा का मापन कैलोरीमीटर से करते हैं, ताप का मापन थर्मामीटर से किया जाता है। इसके बाद देखते बच्चों इसमें कोहरा और मेघ में अंतर। कोहरे का निर्माण धरातल के निकट कुछ ऊंचाई पर होता है, मेघ का निर्माण अधिक ऊंचाई पर होता है। कोहरे से वर्षा नहीं होती, कोहरे से वर्षा नहीं होती और मेघ से वर्षा होती है। कोहरे से जल कण सूक्ष्म तथा छोटे आकार के होते हैं। कोहरे के जल कण होते हैं वो सूक्ष्म और छोटे आकार के होते हैं और मेघों के द्वारा होने वाली वर्षा के जल कण बड़े आकार के होते हैं। अगला पॉइंट, कोहरे का निर्माण विपरीत जल राशियों से होता है और मेघों का निर्माण जल राशियों से नहीं होता है। कोहरे की स्थिति में धरातली वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती और मेघों के होने से ऐसा नहीं होता है, स्थलीय जो वस्तुएं होती है वो स्पष्ट दिखाई देती हैं। अब देखते हैं जो बच्चे इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी सतत तरीके से कर रहे हैं और जो वीडियो में जो प्रश्न आपको बताए गए हैं वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए क्योंकि 2024 में आपको प्रश्न पेपर में देखने को मिलेंगे। और अभी तक आपने हमारा ये चैनल लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया से लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और अपने मित्र साथियों रिश्तेदारों को भी इस वीडियो को भेजें जिससे उनकी पढ़ाई अच्छे तरीके से सतत बनी रहे। इस चैनल के माध्यम से RS स्टडी पॉइंट 10 चैनल के माध्यम से हम आपको कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं की तैयारी निःशुल्क कराते हैं और यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है 8878684432 पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।